आज हम मानव जीवन की उस प्रक्रिया की गहराई में उतर रहे हैं जो सबसे बुनियादी भी है और सबसे अद्भुत भी। मानव जनन। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस जटिल विषय की कई परतें खोलते हैं। और हमारा इरादा सिर्फ शरीर के अंगों की एक लिस्ट गिनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो अलग अलग तंत्र, पुरुष और स्त्री जनन तंत्र, एक दूसरे के पूरक बनकर कैसे काम करते हैं ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। हाँ, मतलब सिर्फ क्या है ये नहीं, बल्कि कैसे और क्यों है इसे समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो पढ़ा उसमें एक शुरुआती बात ये थी कि मानव लैंगिक रूप से जनन करता है और सजीव प्रजक है। बिल्कुल। सजीव प्रजक का मतलब सीधा सा है, हम अंडे नहीं देते बल्कि सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। पहला है युग्म जनन, मतलब पुरुष में शुक्राणु और स्त्री में अंडाणु का बनना। फिर इन दोनों का मिलना, जिसे निषेचन कहते हैं, जिससे एक कोशिका युग्मनज बनती है और वही एक कोशिका आगे चलकर एक पूरे इंसान में विकसित होती है। उस विकास को हम गर्भावस्था कहते हैं और उसका अंत होता है शिशु के जन्म यानी प्रसव से। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसके दो मुख्य किरदारों को समझना होगा। पहले बात करते हैं पुरुष जनन तंत्र की। अगर इसे एक हाई टेक फैक्ट्री माने तो इसका एकमात्र मिशन है एक बहुत ही खास पैकेज को बनाना और उसे सही सलामत डिलीवर करना। ये तुलना बिल्कुल सही है। और ये फैक्ट्री शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में स्थित है। इसके मुख्य हिस्से हैं वृषण यानी वो जगह जहां उत्पादन होता है, फिर सहायक नलिकाएं जो डिलीवरी का रास्ता है, कुछ ग्रंथियां भी हैं जो पैकेज को सपोर्ट देती हैं, और बाह्य जननेंद्रिय। अच्छा, तो फैक्ट्री यानी वृषण से शुरू करते हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगी है वो ये कि ये शरीर के अंदर क्यों नहीं होते, ये उदर गुहा के बाहर एक थैली वृषण कोश में क्यों होते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब ही इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद है। अच्छा। वृषण कोश एक तरह का प्राकृतिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। यह वृषण के तापमान को शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। एक मिनट, सिर्फ 2-2.5 डिग्री का अंतर? इतना छोटा सा फर्क इतना जरूरी क्यों है कि इसके लिए एक पूरी अलग शारीरिक संरचना की जरूरत पड़ गई? क्योंकि शुक्राणु बनाने वाले एंजाइम बहुत संवेदनशील होते हैं। वे शरीर के सामान्य 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठीक से काम नहीं कर पाते। उन्हें थोड़ी ठंडक चाहिए। तो अगर ये तापमान ना मिले तो? अगर ये कम तापमान ना मिले तो शुक्राणु जनन यानी शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया या तो होगी ही नहीं, या फिर जो शुक्राणु बनेंगे वे स्वस्थ नहीं होंगे। तो ये छोटा सा अंतर ही असल में सब कुछ है। कमाल है। तो ये एक बहुत ही कुशल कूलिंग सिस्टम है। अब इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। हर वृषण में, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, करीब 250 छोटे छोटे कमरे या कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। बिल्कुल। और हर कमरे के अंदर 1 से 3 बहुत ही ज्यादा मुड़ी तुड़ी नलिकाएं होती हैं, शुक्राणु जनक नलिकाएं। यही असली असेंबली लाइन है जहां शुक्राणु बनते हैं। इन नलिकाओं के अंदर भी 2 तरह के कर्मचारी होते हैं ना? एक तो नर जर्म कोशिकाएं और दूसरी सरटोली कोशिकाएं। हाँ, आप उन्हें ऐसे समझ सकते हैं। नर जर्म कोशिकाएं वो कार्य करता है जो अर्धसूत्री विभाजन नाम की एक प्रक्रिया से गुजरकर शुक्राणुओं में बदल जाती हैं। ठीक है। और सर्टोली कोशिकाएं सपोर्ट स्टाफ की तरह हैं। वे इन विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और उन्हें सुरक्षा भी देती हैं। और इन नलिकाओं के बाहर जो खाली जगह होती है वहां क्या होता है? उस जगह को अंतरालीय अवकाश कहते हैं। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प काम होता है। वो क्या? यहाँ होती हैं लीडिग कोशिकाएं। दिलचस्प बात यह है कि शुक्राणु बनाने वाली फैक्ट्री के ठीक बाहर उसी जगह पर हार्मोन बनाने वाली कोशिकाएं भी होती हैं। यही वो कोशिकाएं हैं जो टेस्टोस्टेरॉन और दूसरे पुंजन हार्मोन बनाती हैं। अरे वाह! वहीं टेस्टोस्टेरॉन जो पुरुषों में दाढ़ी, भारी आवाज और दूसरे पुरुषोचित लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। तो मतलब एक ही अंग 2 बड़े काम कर रहा है, नस्ल आगे बढ़ाना और पुरुष की पहचान बनाना। आपने एकदम सही पकड़ा। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो एक बार शुक्राणु बन गए यानी पैकेज तैयार हो गया, अब डिलीवरी की बारी। ये सफर कैसा होता है?
यहाँ सहायक नलिकाओं का रोल आता है। हाँ, शुक्राणु बनने के बाद उनका सफर एक जटिल हाईवे सिस्टम से गुजरता है। वे पहले छोटी-छोटी गलियों मतलब शुक्रजनक नलिकाओं से निकलकर एक सेंट्रल जंक्शन वृषण जालिकाओं पर आते हैं और फिर एक मेन हाईवे पर आ जाते हैं। मेन हाईवे यानी अधिवृषण और शुक्रवाहक। जी, जहां वे यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं और कुछ समय के लिए जमा भी रहते हैं। और इस लंबे और मुश्किल सफर के लिए उन्हें ऊर्जा और सुरक्षा भी तो चाहिए होगी। बिल्कुल। सोचिए शुक्राणुओं का सफर कितना मुश्किल है। उन्हें एक अनजान और प्रतिकूल वातावरण में जिंदा रहना है और बहुत लंबा रास्ता तय करना है। यहीं पर सहायक ग्रंथियां एक सपोर्ट क्रू की तरह काम करती हैं। एक जोड़ा शुक्राशय, पुरुस्थ ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां। और ये सपोर्ट क्रू करता क्या है? ये सब मिलकर एक खास तरल बनाते हैं, शुक्रिय प्लाज्मा। आप इसे एक खास एनर्जी ड्रिंक समझ सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक? हाँ, इसमें फ्रक्टोज यानी इंस्टेंट एनर्जी होती है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम होते हैं जो शुक्राणुओं को तैरने में और सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां तो मैथुन के दौरान स्नेहन यानी लुब्रिकेशन भी प्रदान करती हैं, जिससे रास्ता आसान हो जाता है। तो हमने पुरुष तंत्र की कहानी समझी, जो लाखों शुक्राणु बनाकर उन्हें एक लंबे सफर पर भेजता है। लेकिन हर सफर की एक मंजिल होती है। अब हम उस मंजिल की बात करते हैं, स्त्री जनन तंत्र, जो न सिर्फ अंडाणु बनाता है बल्कि उस सफर के सफल होने पर एक नई जिंदगी की मेजबानी भी करता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसे जोड़ा है। स्त्री जनन तंत्र सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक नर्सरी है, एक ऐसा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो 9 महीने तक एक पूरी नई जिंदगी को संभालने और पोसने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये तंत्र भी श्रोणी क्षेत्र में ही होता है। इसके मुख्य भाग हैं एक जोड़ा अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि। हाँ, और साथ ही स्तन ग्रंथियां भी इससे जुड़ी हैं। बिल्कुल। और यहाँ प्राथमिक अंग है अंडाशय, क्योंकि ये 2 सबसे जरूरी काम करते हैं। एक स्त्री युग्मक यानी अंडाणु बनाना और दूसरा उन हार्मोनों को बनाना जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कमांड सेंटर की तरह हुए? एक तरह से हाँ, ये इस पूरे तंत्र के कमांड सेंटर की तरह काम करते हैं। अंडाशय से अंडाणु निकलने के बाद उसका सफर कहाँ से शुरू होता है? यहाँ अंडवाहिनी या फेलोपियन नली का जिक्र आता है। हाँ, हर अंडाशय के पास एक लगभग 10-12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसका शुरुआती हिस्सा एक कीप जैसा होता है, जिसकी किनारों पर उंगली जैसी झालरें होती हैं। झालरें। ये झालरें अंडाणु के निकलते ही उसे बहुत धीरे से पकड़कर नली के अंदर ले आती हैं, जैसे कोई बहुत कीमती चीज संभाल रहा हो। और नली के अंदर? नली का अगला हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है, जिसे तुम्बिका या एम्प्यूला कहते हैं। ये खास जगह है क्योंकि अक्सर पुरुष और स्त्री युग्मकों का मिलन यानी निषेचन यही होता है। अच्छा, तो ये वो मीटिंग पॉइंट है। बिल्कुल, ये वो मीटिंग पॉइंट है जहां शुक्राणुओं का लंबा सफर खत्म होता है। इसके बाद नली का संकरा हिस्सा गर्भाशय से जुड़ जाता है। गर्भाशय, जिसे आम भाषा में बच्चादानी भी कहते हैं। स्रोतों में इसका आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा बताया गया है, लेकिन इसकी दीवार की बनावट मुझे बहुत खास लगी। 3 अलग-अलग परतें और तीनों का काम बिल्कुल अलग। हाँ, ये वाकई एक कमाल का इंजीनियरिंग डिजाइन है। आप इसे ऐसे समझिए कि गर्भाशय की दीवार की हर परत का अपना एक अलग जॉब डिस्क्रिप्शन है। ये समझना मजेदार होगा। सबसे बाहरी परत परिगर्भाशय एक सुरक्षा कवच की तरह है। बीच की परत गर्भाशय पेशी स्तर मोटी और मजबूत मांसपेशियों से बनी है। ये ज्यादातर समय शांत रहती है, लेकिन प्रसव के समय इसमें संकोचन होता है। बहुत तेज संकोचन होता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये शिशु को जन्म दे सके। ये इस सिस्टम की शक्ति है। और सबसे अंदर वाली परत? गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम। वो सबसे जादुई परत है। वो एक स्मार्ट परत है। हर महीने हार्मोनों के इशारे पर ये खुद को एक बच्चे के स्वागत के लिए तैयार करती है। कैसे? ये मोटी हो जाती है, इसमें रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, ये एक मुलायम गद्दे की तरह बन जाती है ताकि निषेचित अंडाणु यानी भ्रूण आकर इससे जुड़ सके और अपना विकास शुरू कर सके। और अगर निषेचन नहीं होता तो यही परत टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे हम आर्तव चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। और फिर अगले महीने ये तैयारी दोबारा शुरू होती है। बिल्कुल। वाह, मतलब
एक परत महीने दर महीने खुद को बनाती और मिटाती है और दूसरी परत में अपार शक्ति है। ये अविश्वसनीय है। अच्छा, स्रोतों में बाह्य जननेंद्रिय का वर्णन करते हुए योनि छद यानी हाइमन पर भी बात की गई है। इसके बारे में समाज में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं और ये बहुत जरूरी है कि हम उस पर बात करें। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हाइमन एक पतली झिल्ली है जो योनि द्वार को आंशिक रूप से ढके रहती है। अक्सर ये माना जाता है कि ये पहले मैथुन के दौरान ही फटती है, लेकिन विज्ञान इसे साफ तौर पर खारिज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका होना या न होना किसी के यौन अनुभव का प्रमाण नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये झिल्ली बहुत नाजुक होती है। ये किसी झटके से, अचानक गिरने से, साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने या किसी भी तरह के तीव्र खेलकूद में हिस्सा लेने से भी फट सकती है। और कुछ मामलों में बनी भी रह सकती है। हाँ, और कुछ स्त्रियों में ये मैथुन के बाद भी बनी रह सकती है। इसलिए स्रोत साफ तौर पर कहता है कि योनि छद्रा का होना या न होना किसी स्त्री के कौमार्य का कोई वास्तविक या विश्वसनीय सूचक नहीं माना जाना चाहिए। ये बस एक शारीरिक बनावट है, जैसे किसी की नाक का आकार। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अंत में स्तन ग्रंथियों का जिक्र है, जो स्त्री जनन तंत्र का एक सहायक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, ये युग्म संरचनाएं हैं। हर स्तन के अंदर 15 से 20 पालियां होती हैं, जिनमें कूपिका नाम की कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। छोटी छोटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री की तरह। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यही कूपिकाएं दूध का स्राव करती हैं, जो फिर पतली पतली नलिकाओं से होता हुआ बाहर आता है। ये शिशु के लिए पोषण का पहला और सबसे उत्तम स्रोत है। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज हमने पुरुष और स्त्री जनन तंत्रों को सिर्फ अंगों के समूह की तरह नहीं देखा, नहीं, बल्कि दो बेहद जटिल और एक दूसरे के पूरक सिस्टम की तरह देखा। एक फैक्ट्री है जो अरबों की संख्या में जीवन के बीज बनाती और भेजती है, और दूसरी एक नर्सरी है जी उस एक बीज को 9 महीने तक पालकर एक संपूर्ण जीवन में बदल देती है। बिल्कुल। और ये शारीरिक बनावट तो सिर्फ एक मंच है। इस पर हार्मोनों का एक अदृश्य खेल चलता है, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, जो हर प्रक्रिया को सही समय पर नियंत्रित करता है, चाहे वो अंडाणुओं का निकलना हो या गर्भाशय की तैयारी हो या फिर प्रसव का समय। हर हिस्सा एक बड़ी लयबद्ध प्रक्रिया के लिए बना है। इन सभी स्रोतों को खंगालते हुए एक तथ्य था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण वृद्धावस्था में भी कुछ हद तक जारी रह सकता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण 50 वर्ष की आयु के आसपास रजोनिवृत्ति के साथ पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ये एक दिलचस्प विचार छोड़ जाता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। मानव प्रजनन में उम्र के साथ आने वाले इन जैविक अंतरों का हमारे सामाजिक ढांचे, पारिवारिक रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन पर क्या और कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी कहानी की तरह हमें शुरुआत से ही शुरू करना चाहिए। जीवन के निर्माण में सबसे पहला कदम है युग्मकों का बनना, यानी शुक्राणु और अंडाणु। दस्तावेज में इन्हें शुक्र जनन और अंड जनन कहा गया है। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कोई बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा, जमीन आसमान का अंतर है कह सकते हैं। शुक्राणन यानी पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण ये किशोरावस्था में शुरू होता है, और ये एक लगातार चलने वाली फैक्ट्री की तरह है। वृषण में मौजूद जो द्विगुणित शुक्राणुजन कोशिकाएं होती हैं, जिनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं। अर्धसूत्री विभाजन? हाँ। अच्छा, ये वही प्रक्रिया है जो गुणसूत्रों की संख्या को ठीक आधा कर देती है ना? हाँ। 46 से 23? एकदम सही, ताकि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलें तो संख्या फिर से 46 हो जाए। और इस फैक्ट्री की सबसे खास बात है इसका उत्पादन। एक प्राथमिक कोशिका से 4 बराबर शुक्राणु बनते हैं, और ये प्रक्रिया लगभग निरंतर चलती रहती है। अच्छा, और इसे कंट्रोल कौन करता है? इसे चलाने वाले मैनेजर हैं हार्मोन। सबसे ऊपर है GnRH, जो एक मास्टर स्विच की तरह है। ये 2 प्रमुख वर्कर हार्मोन को सिग्नल भेजता है, FSH और LH। तो ये एक पूरे ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर हार्मोन का काम अपने सही समय पर होना जरूरी है। पुरुषों में एक निरंतर चलने वाली फैक्ट्री, ये बात तो समझ आती है। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि महिलाओं में अंड जनन की प्रक्रिया जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, तो बस सचमुच चौंक गई। हाँ। मतलब एक महिला अपने सभी अंडों के साथ पैदा होती है। हाँ, ये एक अविश्वसनीय तथ्य है, और यही सबसे बड़ा अंतर है। अंड जनन की प्रक्रिया तब शुरू हो जाती है जब एक बच्ची अपनी मां के गर्भ में ही होती है। जन्म के समय उसके अंडाशय में लाखों प्राथमिक अंडक मौजूद होते हैं। लाखों? हाँ, लाखों। और वे सभी अर्धसूत्री विभाजन की एक अवस्था में रुके रहते हैं। रुके रहते हैं?
मतलब प्रक्रिया शुरू होके बीच में ही दशकों के लिए ठहर जाती है। बिल्कुल, किशोरावस्था तक ये प्रक्रिया रुकी रहती है। इसका मतलब है कि 40 साल की महिला का अंडाणु भी 40 साल पुराना होता है। और यहाँ एक और अंतर है, शुक्रजनन में एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, वहीं अंडजनन में विभाजन असमान होता है। इससे एक बड़ा पोषक तत्वों से भरपूर अंडाणु बनता है और बाकी छोटी ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं जो बाद में खत्म हो जाती हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति की दो बिल्कुल अलग रणनीतियां लगती हैं। एक तरफ पुरुषों में मात्रा पर जोर है, मतलब लाखों शुक्राणु, निरंतर उत्पादन, और दूसरी तरफ महिलाओं में गुणवत्ता और संरक्षण पर, है ना, एक सीमित कीमती भंगार। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। एक मात्रा की रणनीति है, दूसरी निवेश की। चलिए इन अद्भुत कोशिकाओं की बनावट पर आते हैं। दस्तावेज में शुक्राणु की संरचना का बड़ा दिलचस्प वर्णन है। एक सिर, गर्दन, मध्य भाग और पूंछ। ये तो किसी सामान्य कोशिका जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। ये तो किसी जैविक मिसाइल जैसा ज्यादा लगता है। आपकी उपमा बिल्कुल सटीक है। इसका हर हिस्सा एक खास मकसद के लिए बना है। सिर पर एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की बाहरी दीवारों को भेदने में मदद करते हैं। ये उस मिसाइल का नुकीला सिरा है। और इसका मध्य भाग, उसमें तो लिखा है कि अनगिनत सूत्रकणिकाएं होती हैं। हाँ, सूत्रकणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया, वो ऊर्जा के पावर हाउस है। इनका एकमात्र उद्देश्य अपनी पूंछ को ऊर्जा देना है ताकि वो तैर सके। एक सेकंड, तो शुक्राणु का पूरा मध्य भाग सिर्फ एक बैटरी पैक है? इसका मतलब ये कोशिका अपने अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि केवल एक मिशन के लिए डिजाइन की गई है, अंडाणु तक पहुंचना। हाँ, ये एक बहुत अच्छी उपमा है। ये एक बहुत ही विशिष्ट मशीन है। इसमें और कुछ नहीं होता जो एक सामान्य कोशिका में होता है। और इनकी संख्या हैरान करने वाली है। एक स्खलन में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु, और उनमें से भी सामान्य उर्वरता के लिए कम से कम 60% का आकार सही होना चाहिए और 40% में तेज गति। ये तो बिल्कुल, ये गुणवत्ता और मात्रा का एक अविश्वसनीय खेल है। प्रकृति किसी भी संभावना को छोड़ना नहीं चाहती। तो महिलाओं में ये सीमित भंडार किशोरावस्था से मासिक रूप से सक्रिय होता है। ये हमें सीधे उस जटिल और सटीक घड़ी पर ले आता है जो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, आर्तव चक्र। हाँ, ये लगभग 28 से 29 दिनों का चक्र है। यह हार्मोन के उतार चढ़ाव का एक खूबसूरत नृत्य है। इसकी शुरुआत होती है आर्तव प्रावस्था से, जो 3 से 5 दिन चलती है। इसमें रक्तस्राव होता है क्योंकि गर्भाशय की भीतरी परत, जिसे अंतःस्तर कहते हैं, वो टूट जाती है। और ये इस बात का संकेत है कि पिछली बार अंडाणु निषेचित नहीं हुआ। सही कहा, यानी शरीर अगले चक्र के लिए तैयारी शुरू कर देता है। इसके बाद आती है पुटकीय प्रावस्था। इस दौरान FSH हार्मोन अंडाशय में कुछ पुटकों को परिपक्व होने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही गर्भाशय का अंतस्तर एस्ट्रोजन हार्मोन की मदद से फिर से मोटा होने लगता है, जैसे किसी खास मेहमान के आने के लिए कमरे को फिर से सजाया जा रहा हो। बिल्कुल। और फिर आता है इस चक्र का सबसे मुख्य क्षण, अंडोत्सर्ग। हाँ, लगभग 14वें दिन एक और हार्मोन LH का स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है। इसे LH सर्ज कहते हैं। ये इतना शक्तिशाली सिग्नल होता है कि सबसे परिपक्व ग्राफी पुटक फट जाता है और अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल आता है। होता है अगर अंडाणु की मुलाकात शुक्राणु से नहीं होती तो चक्र अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है, जिसे पीतपिंड प्रावस्था कहते हैं। फटा हुआ पुटक पीतपिंड या कॉर्पस ल्यूटियम नामक एक अस्थायी ग्रंथि में बदल जाता है। यह भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। अच्छा, और इसका काम क्या है? इसका काम गर्भाशय की मोटी परत को बनाए रखना है, इस उम्मीद में कि शायद निषेचन हो जाए। जब ऐसा नहीं होता तो पीतपिंड नष्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरता है और गर्भाशय की परत टूट जाती है और अगला चक्र शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब उस क्षण पर आते हैं जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं, निषेचन। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि बच्चे का लिंग पिता द्वारा निर्धारित होता है, ना कि माता द्वारा। ये एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है जिसे लेकर समाज में आज भी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। और इस तथ्य को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसका आधार सीधा साधा जीव विज्ञान है। देखिए, महिला के गुणसूत्रों का जोड़ा XX होता है और पुरुष का XY। इसका मतलब है कि महिला के सभी अंडाणुओं में हमेशा X गुणसूत्री होगा, लेकिन पुरुष
पुरुष के आधे शुक्राणुओं में X गुणसूत्र होता है और आधे में Y। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि अंडाणु को कौन सा शुक्राणु निषेचित करता है। बिल्कुल। अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो XX युग्मनज बनता है, जिससे लड़की विकसित होती है। और अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो XY युग्मनज बनता है, जिससे लड़का विकसित होता है। ये एक जैविक संयोग है जिसका नियंत्रण पूरी तरह से पुरुष के शुक्राणु के पास होता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट जैविक तथ्य है। अब निषेचन के बाद की यात्रा पर आते हैं। ये निषेचित अंडा, जिसे अब युग्मनज कहते हैं, ये गर्भाशय की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। दस्तावेज में विदलन नामक प्रक्रिया का जिक्र है। हाँ, ये बहुत आकर्षक प्रक्रिया है। युग्मनज जैसे जैसे अंडवाहिनी से गुजरता है, उसमें तेजी से समसूत्री विभाजन होने लगता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं। 1 मिनट, तो ये विभाजित हो रहा है, लेकिन इसका आकार नहीं बढ़ रहा। जैसे किसी केक को डिब्बे के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। क्या बेहतरीन उपमा है। बिल्कुल वैसा ही होता है। आकार वही रहता है, बस कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। 8 से 16 कोशिकाओं वाली इस गेंद को तूतक या मोरुला कहते हैं। ओके। ये आगे चलकर एक खोखली गेंद जैसी संरचना में बदल जाता है, जिसे कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और फिर ये कोरक पुटी गर्भाशय में पहुंचकर स्थापित हो जाती है। मतलब ये गर्भाशय की मुलायम दीवार से जुड़ जाती है। हाँ, और धीरे धीरे उसके अंदर धंस जाती है। इस प्रक्रिया को अंतर्रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहीं से सगर्भता यानी गर्भावस्था की वास्तविक शुरुआत होती है। तो अब सगर्भता शुरू हो चुकी है। इस 9 महीने की यात्रा में भ्रूण के विकास के प्रमुख पड़ाव क्या हैं? जाहिर है अब उसे पोषण और ऑक्सीजन की जरूरत होगी। यहीं पर अपरा यानी प्लेसेंटा की भूमिका आती है। अंतरोपण के बाद भ्रूण और गर्भाशय के ऊतक मिलकर इस अद्भुत अस्थायी अंग का निर्माण करते हैं। ये अपरा माँ और बच्चे के बीच एक जीवन रेखा की तरह काम करती है। एक जीवन रेखा? हाँ, ये माँ के रक्त से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाती है और भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। ये एक ही समय में फेफड़े, गुर्दे और पाचन तंत्र का काम करती है। और ये एक हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री भी है। हाँ बिल्कुल, ये HCG और HPL जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन बनाती हैं, जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। HCG वही हार्मोन है जिसका पता प्रेगनेंसी टेस्ट में लगाया जाता है। अच्छा, और भ्रूण का विकास महीने दर महीने ये कैसे आकार लेता है? ये विकास की प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। गर्भावस्था के सिर्फ 1 महीने के अंदर भ्रूण का हृदय बन जाता है और धड़कने लगता है। सिर्फ 1 महीने में? हाँ, और दूसरे महीने के अंत तक हाथ, पैर और उंगलियां विकसित हो जाती हैं। ये तो अविश्वसनीय गति है। बिल्कुल। 12वें सप्ताह यानी पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंगतंत्र बन चुके होते हैं। 5वें महीने में गर्भ की पहली हलचल महसूस होती है और सिर पर बाल उगने लगते हैं। और 9वें महीने के अंत तक गर्भ पूरी तरह से विकसित होकर जन्म के लिए तैयार हो जाता है। इस 9 महीने की यात्रा का अंतिम चरण है प्रसव। दस्तावेज में इसके लिए एक बड़ा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल हुआ है, जटिल तंत्रिका अंतःस्त्रावी क्रियाविधि। इसे सरल भाषा में कैसे समझे? इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रक्रिया तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों के मिले जुले नियंत्रण से होती है। जब गर्भ पूरी तरह विकसित हो जाता है तो गर्भ और अपरा से कुछ संकेत उत्पन्न होते हैं। ये संकेत मां के गर्भाशय में हल्के संकुचन पैदा करते हैं, जिसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। और ये प्रतिवर्त या रिफ्लेक्स ये क्या करता है? यह मां के मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन छोड़ने का सिग्नल भेजता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों पर असर करता है और मजबूत संकुचन पैदा करता है। और यहीं पर एक कमाल की चीज होती है। क्या? एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई माइक स्पीकर के बहुत पास आ जाए और आवाज तेज होती चली जाए। अच्छा। यहाँ हर संकुचन ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है और बढ़ा हुआ ऑक्सीटोसिन संकुचन को और तेज करता है। यह प्रक्रिया तब तक तेज और तेज होती जाती है जब तक कि शिशु का जन्म पूरा न हो जाए। और जन्म के तुरंत बाद एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है, दुग्ध स्रवण। हाँ, यानी स्तनपान। गर्भावस्था के दौरान ही स्तन ग्रंथियां दूध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। शुरुआती कुछ दिनों में जो गाढ़ा पीला दूध आता है उसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। और मैंने सुना है ये बहुत जरूरी होता है। बहुत ज्यादा।
यह नवजात शिशु के लिए प्रकृति का पहला टीका है। पहला टीका? ये तो बहुत शक्तिशाली शब्द है। यह है भी क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज होते हैं जो नवजात शिशु को बाहरी दुनिया के संक्रमणों से बचाते हैं। यह उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की नींव रखते हैं, इसीलिए यह अमृत के समान माना जाता है। तो हमने सूक्ष्म कोशिकाओं से शुरू करके निषेचन, अंतरोपण, 9 महीने के अद्भुत विकास और फिर जन्म तक की पूरी यात्रा को देखा। ये समझना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे हार्मोन द्वारा संचालित एक इतनी सुंदर और जटिल प्रक्रिया एक नए जीवन का निर्माण करती है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर जो सटीकता और समयबद्धता है, वो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक भी हार्मोन का स्तर थोड़ा सा गड़बड़ा जाए या कोई घटना सही समय पर ना हो, तो पूरी प्रक्रिया बाधित हो सकती है। यह एक अद्भुत संतुलन है। और इस चर्चा के अंत में एक ऐसा बिंदु है जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। दस्तावेज में बताया गया है कि कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट के भीतरी कोशिका समूह में स्टेम कोशिकाएं होती हैं। और इन कोशिकाओं में इनमें शरीर के किसी भी अंग या ऊतक को बनाने की क्षमता होती है। वे एक तरह की मास्टर कोशिकाएं हैं। तो यही हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्टेम कोशिकाओं में वर्णित अपार क्षमता को देखते हुए केवल प्रारंभिक विकास के परे इनकी क्षमताओं को समझने और उपयोग करने के व्यापक निहितार्थ और भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं?